बायोमोलिक्यूल्स में हम आज देखेंगे ट्राइसेचेराइड्स। ट्राइसेचेराइड्स मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। ट्राइसेचेराइड्स किसको कहते हैं कि वो सेचेराइड्स जिसका जल अपघटन कराने पर 3 मोनोसेचेराइड्स देता है। समझ में आ गया? वो सेचेराइड्स जिसका जल अपघटन कराने पर, हाइड्रोलाइसिस कराने पर 3 मोनोसेचेराइड्स देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइसेचेराइड्स कहते हैं। बाय हाइड्रोलाइसिस टू गिव 3 monosaccharides are known as trisaccharide. For example में रेफिनॉल्स। एग्जाम्पल में क्या? रेफिनॉल्स। हो गया? इसका फॉर्मूला C कितना टाइम्स? 18 टाइम, 18 बार। हो गया? ऑक्सीजन H ना। हाइड्रोजन कितना टाइम? 32 टाइम। कितना टाइम? 32 टाइम। और ऑक्सीजन आपका 16 टाइम। हो गया? इसका क्या कराएंगे हम? हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन कराएंगे। H2O के साथ में क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो 3 बार क्या देगा ये? मोनोसेचेराइड्स देगा। 3 बार याद रखेंगे। C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। चलिए बैलेंस कर कीजिए इसको। ऑक्सीजन 18, इधर कितना हो गया? 16, इधर 1 17, यहां पे हम डाल देंगे। बैलेंस हो गया? समझ पाई? इसका नाम ग्लूकोज, एक का नाम फ्रक्टोज और एक का नाम है ग्लैक्टोज। ये 3 मोनोसेचेराइड्स देता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइसेचेराइड्स कहा जाता है। इसका नाम क्या है? रेफिनॉल्स। RA होता है ना? RA, रेफिनॉल्स। हो गया? चलिए आगे ध्यान दीजिए। पॉलीसेचेराइड्स। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। यानी कि वो सेचेराइड्स जिसका जल अपघटन कराने पर 10 से ज्यादा मोनोसेचेराइड्स देती है, क्या कहलाती है? पॉलीसेचेराइड्स कहलाती है। तो लिख देंगे इसका भी डेफिनेशन। बाय हाइड्रोलाइसिस टू गिव मोर देन 10 monosaccharides known as polysaccharides। हो गया? फॉर एग्जाम्पल ये हम इसको कितना टाइम लेंगे? n टाइम।
कितना टाइम लेंगे? n टाइम। n का मतलब समझ में आता है? नंबर। इसको हम कराएंगे क्या? हाइड्रोलाइसिस। H2O। अगर ये हम क्या लिए हैं? n टाइम लिए, तो वाटर भी हमको क्या लेना होगा? n टाइम। इसको आप एक तरह से मोनोमर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? मोनोमर। यानी कि बहुत सारा मोनोमर्स को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे और बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो आपको मिलेगा क्या? बताइए क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, C6H12O6 कितना टाइम? n टाइम। समझ में आ गया? और यही आपका क्या कहलाता है? पॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। हो गया क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस क्या है। लिख लिए? पहला इंपॉर्टेंस क्या है इसका? पहला इंपॉर्टेंस जल्दी बोलिए। पहला इंपॉर्टेंस पहला इंपॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट का? गिविंग एनर्जी फॉर बॉडी। बॉडी को क्या देता है? ये एनर्जी देता है। हो गया? C6H12O6 क्या ये आपका कार्बोहाइड्रेट है? इसको हम सर्वाइव किसकी उपस्थिति में करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सर्वाइव करेंगे। हो गया? अब इस दौरान ये क्या बनाता है उसको भी ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्म करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। कितना एनर्जी देता है ये? – 2872 किलो जूल देता है। हो गया? ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस कीजिए। हो गया? कैसे नहीं होगा? ये 6 दूना 12 और 6 18। इधर देखिए ये 6 और 6 दूना 12 18 है ना? दूसरा इंपॉर्टेंस बताइए इसका। प्लांट का सेलुलोज जो सेल होता है किसके अंदर पे? प्लांट के अंदर पे, उसका भी निर्माण करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, क्या लिखेंगे? फॉर्म ऑफ प्लांट सेल सेलुलोज। फॉर्म ऑफ प्लांट सेल सेलुलोज। हो गया? तीसरा इंपॉर्टेंस बताइए। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आरएनए एंड डीएनए। जितना भी आरएनए और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी हमारा कौन? कार्बोहाइड्रेट ही
काम करता है। हो गया। चौथा इंपॉर्टेंस बताइए। एनर्जी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आप याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी के अंदर पे जो एनर्जी के रूप में मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेन कहा जाता है। DL configuration, glyceraldehyde, glyceraldehyde, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका नाम जानते हैं तुम लोग? ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या नाम है इसका? एल्डोट्रायोस को कहा जाता है। याद रखेंगे ये नाम, एग्जाम्पल में पूछता है। ठीक, ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम क्या है? एल्डोट्रायोस। हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। ट्राई का मतलब 3 कार्बन आप पढ़ के रखे हैं। यहाँ पे तो CH2OH एल्डो एल्डिहाइड से बना हुआ है, मतलब डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे क्या लगाएंगे? OH, इधर H। अब बताइए ये हमारा D है या L है? बताइए जल्दी। क्या नाम, ये किसका क्या नाम है इसका? D। D इसको लिखेंगे ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड। बात समझ में आया? यस सर। D का मतलब डेक्स्ट्रोस, L का मतलब लेवो रोटेशनल, है ना? यस सर। अब बताइए, इधर OH इधर H, ये क्या बन गया? L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये बातें आप पहले सीख चुके हैं कि किधर हमारा कौन रहता है तो L लगता है और कौन रहता है तो D लगता है। हाँ, यहाँ एक बार फिर से बताते हैं। CH2OH से ऊपर वाला OH, CH2OH से ऊपर वाला OH। ठीक, ये साइड पे है तब D, इधर है तब H। इतनी सी बातें आप ध्यान रखेंगे। म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन किसको कहते हैं उसको आप सबसे पहले समझिए कि समय के साथ
किसके साथ? समय के साथ किसी पदार्थ के विलयन का ध्रुवीय प्रकाश में अंतर क्या कहलाता है? म्यूटा रोटेशन कहलाता है। लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस आर डिफरेंट इन पोलराइज्ड लाइट विथ टाइम कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। समझ में आ गया? समय के साथ किसी पदार्थ के विलयन का ध्रुवीय प्रकाश में अंतर म्यूटा रोटेशन कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिएगा इधर, ये आपका क्या है? डी ग्लूकोज, यानी कि ये समझ में आता है, एल्डिहाइड से बना हुआ है। अब जब इसको हम क्या किए? म्यूटा रोटेशन करा दिए, यानी कि रोटेट का मतलब समझ में आता है ना, मतलब चक्रीय, जिसको समझते हैं। तब क्या हुआ कि जब चक्रीय करते हैं तो जहां पे भी पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है, और वो चक्री कराने से क्या होता है? टूट जाता है। तो यहाँ पे आपका C और O के बीच में क्या बॉन्ड था? डबल बॉन्ड। तो इसमें से जो पाई बॉन्ड था रोटेट कराने के दौरान क्या हुआ? ब्रेक हुआ। ब्रेक होने से एक वैलेंस कार्बन पे और एक वैलेंस ऑक्सीजन पे लगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही ऑक्सीजन पे लगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वैलेंस क्या होता है? मतलब बीच का बॉन्ड टूट जाता है, और इसका बैलेंस टूटने से ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाता है? ऑक्सीजन के पास। देखिए आपका क्या लग गया? OH। अभी इसका वैलेंस बचा हुआ था, अब यहां से आपका क्या टूटा? H निकला। तो इस कार्बन का भी, मतलब इस ऑक्सीजन का भी क्या बचा हुआ? एक वैलेंस बचा हुआ। तो देखिए ये ऑक्सीजन एक आपका इस कार्बन से जुड़ा और एक वैलेंसी आपका इस कार्बन से जुड़ा। ठीक इस तरह से ये क्या बना देता है? अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका एबिलिटी क्या होता है? 36% होता है। समझ पाई? अब थोड़ी सी बातें यहाँ पे हम लोग करेंगे। ये पॉइंट आपको दिखाई देता है? सबसे टॉप का हाइड्रोक्सी ग्रुप, समझ में आ गया? अगर ये क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए, मतलब ये इस पोजीशन पे आ जाए और ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाए। ध्यान से देखिए, यही घटना यहाँ पे घटी है या नहीं? ये OH आपका इधर और ये H इधर। क्लियर? तो इस केस में आपका क्या बना देता है? डी ग्लूकोज, जिसका एबिलिटी 63.98% होता है। समझ में आ गया? लेकिन इसकी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ये होता है, सेकंड नंबर का रिएक्टिविटी ये होता है, और सबसे कम ये होता है। अब याद रखेंगे ये पॉइंट। ठीक? घटते या बढ़ते क्रम पे लिखने के लिए पूछा जाता है। ठीक? ध्यान दीजिए, आपने इससे पहले देखा था जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो आपका हेमी एसिटल स्ट्रक्चर था। उस हेमी एसिटल स्ट्रक्चर को किस फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया गया? साइक्लिक फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया गया था, और उसको जिस साइंटिस्ट ने कन्वर्ट किया उसका नाम क्या था? हॉरेथ। इसलिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? हॉरेथ स्ट्रक्चर। यानी कि जो आपका सेचराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वो किस फॉर्म पे स्ट्रक्चर किया जाता है? साइक्लिक फॉर्म पे। और साइक्लिक फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरेथ स्ट्रक्चर कहा जाता है। समझ में आ गया? ये आपका बीटा डी ग्लूकोज और ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अंतर कहाँ पे है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए OH आपका ऊपर है, H नीचे। यहाँ पे H ऊपर है और OH नीचे, बाकी सब आपका सेम है। ठीक? अब ध्यान से देखिए, फिर एक छोटी सी टॉपिक आता है एनोमर्स। एनोमर्स का मतलब क्या हुआ कि फिर वन कार्बोहाइड्रेट, हमारे पास में कितना कार्बोहाइड्रेट? एक कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। एक ही कार्बोहाइड्रेट का दो अलग अलग विन्यास,
समझ में आ गया? दो अलग अलग विन्यास, बट बोथ ग्रुप आर हेमी एसिटल, लेकिन दोनों ग्रुप में क्या होता है? हेमी एसिटल होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनोमर्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, दोनों में क्या फर्क था? सिर्फ H और OH लेफ्ट राइट हुए थे, स्ट्रक्चर दोनों का क्या था? सेम था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनोमर्स कहा जाता है। समझ में आया? ध्यान दीजिए, इपिमर्स, इपिमर्स किसको कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस इन सेकेंड कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का सेकेंड कार्बन ये रहा, इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में अंतर देखिए, यहाँ पे OH इस साइड पे है, जबकि यहाँ पे OH इस साइड पे है, और इसी बदलाव को, इसी डिफरेंट को हम किसके नाम से जानते हैं? इपिमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर किसका है? डी ग्लूकोज, लेकिन ये इसका नाम क्या हो जाता है? डी मैनोज। ठीक, अब याद रखेंगे ये डी मैनोज। छोटी सी इसका डेफिनेशन, इपिमर्स कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस इन सेकंड कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड आर नोन एज इपिमर। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट भी करके आपको दिखा दिए हैं। समझ में आया बात? चलिए, तो यहीं तक आज रखते हैं।